एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, और ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले उनको देख कर आइए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्या? शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध। शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध, ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है। और आप ध्यान दीजिएगा, ये पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर 2 का क्या नाम है? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें से हमने पहला क्वेश्चन जो है वो उठाया था, उसका क्या नाम, उसमें क्या पूछा गया था? तो इसमें पूछा गया था मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के विकास ने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना था। अगर थोड़ा वो और घुमा के पूछे तो इस प्रकार से पूछ सकता था कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध की विवेचना कीजिए, इनके बीच में कौन से संबंध पाए जा रहे हैं उनकी विवेचना करना था, तथा यह बताइए कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार को कहाँ तक प्रभावित किया है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे देनी थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे, जैसे आपने यहाँ पे जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझा था, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थ को आपने समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने इसको दो खंड में बांटा था, खंड आ और खंड बा। खंड आ कौन सा था? इसमें था मनोविज्ञान का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव। हमें जो है मनोविज्ञान का प्रभाव शिक्षा के विभिन्न अंगों पर देखने को मिलता है, और उसके भी कई सारे पॉइंट थे। जैसे पहला यहाँ पे देखने को मिला शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के अर्थ में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला जब शिक्षा के ऊपर मनोविज्ञान हावी हुआ। ठीक है, उससे पहले शिक्षा का मतलब कुछ और हुआ करता था और अब शिक्षा का मतलब कुछ और हो रहा है। इसको हम एक स्पीड में देखते हुए चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा था। सॉरी, पूछा नहीं गया था, बताया गया था। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट बताया गया था, शिक्षा के उद्देश्य पर भी हमें मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा हमने देखा था कौन सा? पाठ्यक्रम के ऊपर भी हमें मनोविज्ञान का प्रभाव आज के समय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जो है किताबी ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था और विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, और अब जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, क्योंकि इसमें बालक के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उसकी रुचि किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी बुद्धि किस प्रकार से, उसको सभी को देखते हुए उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चौथे नंबर पॉइंट से हम लोग इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में भी मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान मिलने के फलस्वरूप शिक्षण विधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जब बालक की रुचि को जागृत करके उन्हें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अब क्या किया जाता है, जो बालक की रुचि है मतलब इंटरेस्ट है, उसको क्या किया जाता है? पहले उसको जगाया जाता है, फिर उसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों से, जो मनोवैज्ञानिक तकनीक हैं, मनोवैज्ञानिक मेथड्स हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। मतलब कह रहे हैं जो ये शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक बनाई गई हैं, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं बहुत सारे, तब इनको देखते हुए ये नई नई शिक्षण नीति से नई नई शिक्षण तकनीकी, नई नए मेथड, नए नए टेक्निक, इन सारी का सभी चीज़ों का जन्म हुआ है और इनको अपनाया जा रहा है। ठीक है, इन विधियों में बालक की रुचि एवं स्वभाव के सामने रखते हुए करके सीखने, खेल द्वारा सीखने आदि पर बल दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं इन विधियों को बालक की रुचि एवं स्वभाव को सामने रखते हुए इस विधि में क्या किया जाता है? बालक का इंटरेस्ट जो है और उसका जो बिहेवियर है, उसको दोनों को देखते हुए हम क्या करते हैं? उसके करके सीखने पे, मतलब वो खुद से करें और खुद से ही सीखे और खेल के द्वारा खेल कर सीखे, इस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। ठीक है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि नवीन शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण विधियाँ मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं, विधियाँ हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आप किंडरगार्टन विधि देखते होंगे पढ़ाने की, जो वो है मॉन्टेसरी विधि देखते होंगे, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि आदि जो ये शिक्षण विधियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ये सारी मनोविज्ञान के ऊपर ही क्या हैं? आधारित हैं। ठीक है,
जिनमें बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब कह रहे हैं इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मतलब सभी बालक एक प्रकार से नहीं होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि को होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, जिनको हम विशिष्ट बुद्धि के बालक भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हुए उसी के हिसाब से उनके जो पढ़ाने का तरीका होता है उसी हिसाब से हम लोग आजमाते हैं। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार, जैसा कि रायवर्न ने लिखा है कि मनोविज्ञान के ज्ञान की प्रगति होने के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मतलब कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के ज्ञान में प्रगति होने के कारण, मतलब इस मनोविज्ञान का जो ज्ञान है इसको डेवलप करने के बाद में हमें जो शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड हैं या टीचिंग टेक्निक हैं, जो उनमें क्या देखने को मिली है, क्रांतिकारी परिवर्तन, मतलब लगातार स्पीड में हमें सारी चीज़ें बदलते हुए दिखाई पड़ी हैं। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि बालक या शिक्षार्थी के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान प्राप्त होने की पूर्व शिक्षा विषय प्रधान या शिक्षा प्रधान थी। मतलब कह रहे हैं कि ये शिक्षा में जब मनोविज्ञान नहीं था, जब मनोविज्ञान ने स्थान नहीं ले रखा था, उसके पहले जो शिक्षा होती थी वो विषय प्रधान होती थी, उसमें विषय को मुख्य माना जाता था, या शिक्षक प्रधान होती थी, शिक्षक को मुख्य माना जाता था। वो अपने अनुसार से कोई भी टेक्निक अपना सकता था, कोई भी तरीके से पढ़ा सकता था बच्चे को। ठीक है, किंतु अब मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप वह बाल केंद्रित हो गई है। मतलब कह रहे हैं जब ये मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तो उसके हमें फल परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला है कि जो ये शिक्षा है ये बाल केंद्रित हो गई। पहले हम बालक का अध्ययन करते हैं, उसकी रुचि देखते हैं, उसकी क्षमता देखते हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब जैसा कि पेस्टोलॉजी ने लिखा है कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अध्यापन नहीं है। मतलब कह रहे हैं अब हमें शिक्षा का मुख्य, जो पेस्टोलॉजी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, जो मेन पर्पज़ है, वो अध्यापन ही नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि विकास है, डेवलप भी है। ठीक है, अर्थात बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील और व्यवस्थित विकास करना है। मतलब कह रहे हैं कि बालक को जो जन्मजात शक्तियाँ प्रदान होती हैं, मतलब बिना शक्ति के बालक पैदा नहीं होता, सभी के अंदर शक्तियाँ पाई जाती हैं। तो अब जो है उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं उन्हीं को डेवलप करने का काम किया जाता है, किसके अंतर्गत, तो शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा तभी संभव है जबकि शिक्षा योजना बालक की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, रुझानों, क्षमताओं एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की जाए। मतलब कह रहे हैं ऐसा हमें तभी संभव देखने को मिलेगा, अच्छे से देखने को मिलेगा, जब वो पाठ्यक्रम होता है जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, वो बालक की रुचि को देखकर, रुचि इंटरेस्ट किस में है, मूल प्रवृत्तियां उसकी क्या हैं, उसकी रुझानें किस में हैं, किसके तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, उसकी क्षमताएं कितनी हैं, कितनी चीज़ों को ग्रहण कर पा रहा है, उसकी योग्यता क्या है, इनको ध्यान रखकर निर्मित किए जाने चाहिए। ठीक है, रूसो ने यहाँ तक कहा है, क्या कहा है रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को अधोपांत पढ़ना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक ऐसी पुस्तक के समान होता है जिसको टीचर को खूब गहनता के साथ, खूब गहराई के साथ पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं आज शिक्षा बालक के लिए है। मतलब कह रहे हैं जो आज के समय एजुकेशन है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। मतलब कह रहे हैं आज का जो एजुकेशन है वो बालक के लिए है, ना कि बालक जो है एजुकेशन के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप शिक्षा योजना में बालक को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, देखते हैं छठा नंबर पॉइंट क्या है, शिक्षक पर भी मनोविज्ञान का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे हम आप लोग देख पा रहे होंगे कि शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप शिक्षक का स्थान एक मित्र, सहायक, निर्देशक के समान माना जाता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव हो पड़ने के कारण हम जो शिक्षक का स्थान है वो एक मित्र की तरह देखते हैं कि वो अपनी बात बच्चों के सामने रखें और बच्चे अपनी बात अपने शिक्षक के सामने रख पाएँ। सहायक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में माना जाता है, देखा जाता है टीचर को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शिक्षा प्रक्रिया में बालक की स्थिति एक पौधे के समान तथा शिक्षक की स्थिति बालक रूपी पौधे का उपयुक्त विकास करने वाले माली के समान होती है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा प्रक्रिया में बालक की स्थिति वो है, वो उसकी तुलना एक पौधे से की गई है, और जो शिक्षक होता है जो उस पौधे को बड़ा करता है बगीचे में, उसके जो वो माली है उससे क्या की गई है, शिक्षक की तुलना यहाँ पर
की गई है। जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए उपयुक्त खाद, मिट्टी, हवा, पानी, रोशनी आदि आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको कोई पौधा उगाना है, उसका ग्रोथ करवाना, उसको डेवलप करवाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी खाद ज़रूरत होगी, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, हवा उसको मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, रोशनी मिलना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, वो पौधा ग्रोथ कर पाएगा। उसी प्रकार से जो बालक होता है, अगर उसका विकास करना है, उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको शैक्षिक वातावरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस वातावरण का निर्माण शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, किंतु यह वातावरण तभी निर्मित हो सकता है जबकि उसे बालक के मन व स्वभाव का अच्छी तरह ज्ञान हो। मतलब कह रहे हैं अगर आपको ये वातावरण निर्मित करना है, क्योंकि ये जो वातावरण है एक टीचर ही निर्मित कर पाता है, और अगर आपको उसको निर्मित करना है तो उसके लिए आपको बालक के बारे में अच्छी जानकारी आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि किस में है, उसकी शक्तियाँ कितनी हैं, वो कितनी देर तक किसी चीज़ को कनेक्ट कर पा रहा है, इन सारी चीज़ों की जब जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे तो आप उसके क्या करवाएंगे, वो वातावरण बना पाएंगे, वो वातावरण निर्मित कर पाएंगे। ठीक है, स्कीनर महोदय के अनुसार देखें तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहे हैं स्कीनर महोदय जो हैं वो कह रहे हैं अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहले आपको मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो जाता है। कक्षा शिक्षण एवं बालक के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कक्षा शिक्षण एवं बालक के जो दैनिक संपर्क हैं, बालक के अंदर वो जो कक्षा क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जो संपर्क पाया जाता है, उसमें मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना आप कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा कौन कहते हैं, तो आपके स्कीनर महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं शिक्षक के लिए न केवल शिक्षार्थी का ज्ञान आवश्यक है बल्कि उसे मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा स्वयं अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार योग्यता आदि का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। मतलब कह रहे हैं शिक्षक के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि वो केवल शिक्षार्थी का ज्ञान आवश्यक हो, ठीक है, बल्कि उसे मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा यह जानना जरूरी होता है कि स्वयं अपने स्वभाव, जो उसका स्वभाव है टीचर का, बुद्धि स्तर, व्यवहार योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि हमें कितना ज्ञान है तो हम आपको पढ़ा थोड़ी ना पाएंगे। पहले हमें खुद को जानकारी देनी होगी कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, मैं ये पढ़ा सकता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं अभी एमए वालों को पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप कह दो कि भाई बीएससी वालों को पढ़ाना है तो मैं कल से बीएससी वालों को पढ़ाने लगूंगा। मुझे उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस संदर्भ में स्कीनर महोदय ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है वो शिक्षक के रूप में जो अपनी स्वयं की कुशलता है, मतलब जो जिसमें वो खुद निपुण है, का मूल्यांकन करने में क्या करता है, सहायता करता है। आप उसकी जांच करने में आपको जांच करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाता है। ठीक है, इससे वह स्वयं अपनी दुर्बलताओं को कम करने का प्रयास करता है। मतलब जो उसके अंदर कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है, एक तरीके से समझ सकते हैं, और शिक्षण कार्यों को अधिक से अधिक सफल बना सकता है। मतलब वो जो पढ़ाना चाहता है उसको अच्छे से अच्छे वो क्या कर पाता है, समझा पाता है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए स्कीनर महोदय ने यहाँ तक कहा है, क्या कहा है, कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। बेस क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, किसका है, तो शिक्षक का है। ठीक है, 7वां नंबर पॉइंट हम देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिला है। किसका, तो शिक्षा मनोविज्ञान का देखने को मिला है। ठीक है, विद्यालयों का शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण स्वस्थ एवं उपयोगी बनाने में मनोविज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। मतलब कह रहे हैं अगर विद्यालय की जो शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण है उसको स्वस्थ मतलब अच्छा बनाने के लिए और उपयोगी मतलब काम योग्य बनाने के लिए मनोविज्ञान ने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा
उसमें अपनी हेल्प पहुंचाई है, अपनी भूमिका निभाई है। प्राचीन एवं परंपरागत रूप से चलने वाले विद्यालयों की स्थिति कारागार के समान थी। मतलब कह रहे हैं अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो वहाँ के जो विद्यालय हुआ करते थे तो वो क्या कारागार के रूप में हुआ करते थे, क्योंकि बच्चों को वहीं पे रहना था और खाना खुद बनाना खाना पड़ता था, खुद ही पढ़ना पड़ता था, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते थे, और जो अध्यापक चाहता था, जो टीचर चाहता था वही पढ़ाता था, आप अपनी इच्छा से नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, समान थी। जहां विद्यार्थी की स्थिति कैदी के समान थी, मतलब वहां पे अगर आप विद्यार्थी की स्थिति उस समय देखते तो कैदी के समान थी, शिक्षक की स्थिति जेलर के समान थी, और जो शिक्षक हुआ करता था वो जेलर की तरह बिहेव किया करता था। किंतु जब से शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान प्राप्त हुआ है तब से इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा है, जहां बालकों का विकास के लिए स्वतंत्र एवं स्वाभाविक वातावरण प्राप्त हो। मतलब कह रहे हैं जब से हमें शिक्षा के ऊपर मनोविज्ञान को हावी होते हुए देखा है, प्रभावित करते हुए शिक्षा को देखा है मनोविज्ञान से, तो तब से हमें देख पा रहे हैं कि जो ये वातावरण स्कूल है, जो ये विद्यालय हैं, यह एक स्वतंत्र विद्यालय बनाए जा रहे हैं जो बालक के लिए क्या करें, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हों और बालक को एक स्वतंत्र रूप से डेवलप कर पाएँ। वहाँ पर स्वाभाविक वातावरण मतलब एक अनुकूलन वातावरण तैयार कर पाएँ। मनोविज्ञान पर आधारित इन नवीन विद्यालयों के संबंध में के.जी. सैदेन ने ठीक ही कहा है। किसने कहा है? तो के.जी. सैदेन महोदय ने लिखा है कि नवीन विद्यालय बालक की प्राप्ति अपने दृष्टिकोण के परंपरागत विद्यालय से भिन्न है। मतलब कह रहे हैं कि जो नवीन विद्यालय, नए विद्यालय खुल रहे हैं, वो बालक के प्रति अपने दृष्टिकोण में, मतलब जो बालक के प्रति बालक जिस दृष्टिकोण से देख पा रहा है में परंपरागत विद्यालय से भिन्न है। बालक उसको पुराने विद्यालयों से क्या अलग देखने को पा रहा है। ठीक है, नवीन विद्यालय बालक की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता है। मतलब कह रहे हैं जो नए नए विद्यालय खुल रहे हैं वो बालक के स्वतंत्रता को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यह इस मनोवैज्ञानिक तत्व पर विश्वास करता है कि बालक का वास्तविक विकास तभी संभव होगा जब उसकी जन्मजात शक्तियों एवं योग्यताओं को वातावरण में पूर्ण स्वतंत्रता मिले। मतलब कह रहे हैं जो यह मनोवैज्ञानिक तत्व है इसका विश्वास करता है, इस बात पे विश्वास करता है कि बालक का वास्तविक विकास मतलब जो रियल में डेवलपमेंट है वो तभी संभव हो पाएगा जब उसकी जन्मजात शक्तियाँ, मतलब जो शक्तियाँ लेकर के वो पैदा हुआ है एवं उसकी जो योग्यताएँ हैं उसका वातावरण में पूर्ण स्वतंत्रता मिले। मतलब उसको पूरी तरह से खुला महसूस हो जिससे वो अच्छे से डेवलप कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार रायन महोदय ने लिखा है कि आधुनिक समय में अनेक विद्यालय में हम मित्रता एवं सहर्ष का वातावरण पाते हैं। जो आपके रायन महोदय हैं उन्होंने लिखा है कि आधुनिक समय में, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें हमें मित्र के समान व्यवहार किया जा रहा है, एक दोस्त के समान व्यवहार किया जा रहा है, एक अपने क्या बोलते हैं, जो भी कुछ कह लो कि आप अपनी बातों को आप पूर्णतः वहाँ पे कह सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अब उसमें परंपरागत, औपचारिक, मजबूरी, मौन, तनाव एवं दंड के प्रायः दर्शन नहीं होते हैं। मतलब कह रहे हैं अब उसमें हमें जो परंपरागत पीछे लगातार चली आ रही थी, औपचारिकता देखने को मिल रही थी, मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ रहा था, मौन एकदम चुपचाप पढ़ना पड़ता था, कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो मन में ही दबा के रखना पड़ता था, तनाव के साथ पढ़ना पड़ता था, मतलब दे देते थे पढ़ के इतना आना है, अब आप कैसे पढ़ोगे, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको मारा जाता था वहाँ पे। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। कहाँ पर थे? ये जॉन एडम्स के पास। ठीक है, देखते हैं। जॉन एडम्स महोदय ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षा को मनोविज्ञान में बांध लिया है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा है उसको मनोविज्ञान ने क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, बांध लिया है। मनोविज्ञान सिद्धांतों की उपयोगिता को जांच के लिए सबसे अच्छा स्थान विद्यालय है। मतलब कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो कितने उपयोगी, अगर आप उसको जांचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्थान क्या आपको देखने को मिल रहा है, विद्यालय देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां नंबर पॉइंट मेरे प्यारे दोस्त आपका कह रहा है यहाँ पर कि अनुशासन पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है
ठीक है। तो ये 8वां वाला पॉइंट जो है ये हम लोग अगले पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। आप भी थोड़ा बहुत हो सकता है तो उबन का महसूस कर रहे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।